हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी मेडिकल का जो टेट जून 2025 में हुआ था उसके स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्शन के, और नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रोसेस ऑफ वाटर एक्सुडेशन फ्रॉम हाइड्रोथॉर्ड्स इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोथॉर्ड से जो वाटर का लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है गटेशन। जो गटेशन है उसमें वाटर लॉस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसको हम सुबह और शाम के टाइम पे प्लांट पे देख सकते हैं। और होता कहाँ से ही हाइड्रोथॉर्ड से होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो गटेशन है वो किसके थ्रू होता है। तो उसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रोथॉर्ड्स। और रीज़न क्या है इसके पीछे कि गटेशन हो रही है, तो यहाँ पे होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से गटेशन हो रही होती है। अगर हम वही बात करें ट्रांसपीरेशन की, तो ट्रांसपीरेशन और गटेशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसपीरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो गैशियस फॉर्म में होता है, और ये स्टोमेटा से लॉस होगा, नहीं तो लेंटिसेल्स से हो जाएगा। लेंटिसेल्स बाग पे प्रेजेंट होते हैं। और रीज़न क्या होता है ट्रांसपीरेशन के पीछे, ट्रांसपीरेशनल पुल होता है जिसकी वजह से पानी क्या होता है ट्रैवल करता है फ्रॉम जाइलम, और रूट से जाएगा जाइलम के थ्रू प्लांट की टिप तक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स इज ग्रोइंग प्लांट इन। मतलब क्वेश्चन से आप समझिए कि प्लांट को ग्रो किया जा रहा है, कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स में। तो हाइड्रो का मतलब हमें पता है कि पानी होता है, तो मतलब हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं पानी में। तो यहाँ पे अगर आप बोलें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंप दिया गया है ये, और ये है वाटर पंप, ये है एयर पंप। तो यहाँ से क्या आ रहा है, पानी जा रहा है प्लांट को, और इसी पानी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं। और न्यूट्रिएंट्स भी हैं तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और ये है सॉइल एस कल्चर, यहाँ पे सॉइल की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ होती है एरोपोनिक्स। जो एरोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स में प्लांट्स की ग्रोथ हो। तो जूलियस फॉन्ट जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्लांट्स जिंक टेक्स पार्ट इन। तो जिंक का रोल कहाँ पे आता है प्लांट में। तो अगर शुगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे आ जाएगा फ्लोएम, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसलोकेशन करता है, और पॉलन जर्मिनेशन में आ जाता है बोरोन। पर हमें ये भी पता है कि जो जिंक होता है वो ऑक्सीजन की सिंथेसिस करता है, और ऑक्सीजन ही आगे चल के सेल इलॉन्गेशन करेगा। राइट। तो मतलब कि इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो राइट आंसर दिया हुआ है वो है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। तो अगर मान लो कि अगली बार ये क्वेश्चन आता है और वहाँ पे ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ऑप्शन नहीं दिया गया है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन ही दिया गया है जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, अगर आपके पास यही ऑप्शन होता है तो आप इसको भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरियम कॉजेज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डीनाइट्रिफिकेशन होता है कि जब हमारे पास जो नाइट्रेट बना उसको वापस से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही कर सकता है, और वहाँ पे एक एंजाइम पाई जाती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। और जो नाइट्रोजिनेज है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाई जाती है। अब देखिए, जो नाइट्रोजन है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमें क्या पता है कि नाइट्रोजन बहुत अबंडेंटली पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, पर नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड बना के रहती है। मतलब इन बॉन्ड को ब्रेक करना एक बहुत ही दिक्कत भरी बात है। तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं,
सबसे पहले वो क्या करेंगे कि N2 को NH3 यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे और इस अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट में, और इस नाइट्राइट को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में जो कि है नाइट्रोबैक्टर, राइट। और अब एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो था कि डीनाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है। डीनाइट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया क्या हुआ कि जब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है वापस से, तो उसमें एक तो स्यूडोमोनास और एक थायोबैसिलस, ये दोनों बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन दिया था, स्यूडोमोनास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्यूडोमोनास, राइट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पेयर इज़ रॉन्ग, यहाँ पे कौन सा पेयर गलत है, मतलब हमें गलत सिलेक्ट करना है, राइट। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से कि क्रेन्स अनाटमी, जो क्रेन्स अनाटमी है वो C4 प्लांट्स में पाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हैच एंड स्लैग साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल कौन सा साइकिल है, C4 साइकिल को ही हैच एंड स्लैग बोला जाता है। और इसका जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये जो है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसे C4 का साइकिल बोला जाता है, क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म हुआ वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसी की वजह से इस साइकिल का नाम पड़ गया C4 साइकिल। अब यहाँ पे है हमारे पास केल्विन साइकिल, जो हमारे पास C3 साइकिल है। C3 साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। इसको केल्विन साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया गया था वो करा था मेल्विन केल्विन ने, और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो PGA क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो कि 3 कार्बन का बना हुआ है, इसीलिए इसे C3 साइकिल भी बोला जाता है। और यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा A राइट आंसर, क्योंकि मेज क्या है, मेज एक C4 प्लांट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लाइट। अब देखिए जो ये हमारा प्रिज्म है मान लीजिए, और यहाँ से हमारे पास आ रही है वाइट लाइट। अब जब वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म से जब पास होती है तो वो 7 कलर्स में आगे जाके टूट जाती है, और जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होती है, तो इसमें होती है रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेल्स ऑफ द लीफ पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू पेप इन C4 प्लांट्स। फिर से हमसे C4 प्लांट के बारे में पूछा गया है। C4 प्लांट्स में जो पायरुवेट है वो पेप में कन्वर्ट होता है इन मेसोफिल सेल्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज ट्रू ऑफ क्रैब्स साइकिल। अब क्रैब्स साइकिल में सही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP और GTP, 2 कार्बोक्सिलेशंस, एसिटाइल को एंजाइम combines with oxaloacetic acid, और ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है D वाला। ये सही क्यों है इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये सबसे पहले तो बता रहा है C3 साइकिल के बारे में और C4 के साइकिल के बारे में। जो C3 साइकिल है उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, इसको डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने। और C3 साइकिल में जो PGA है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट की। तो C4 प्लांट में जो साइकिल चलता है उसको बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे। और ये C4 प्लांट्स जो होते हैं ये जनरली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में। ट्रॉपिकल एरियाज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे इक्वेटर आती है उसके आसपास के जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। और यहाँ पे जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये स्टोमेटा को बार बार ओपन रखेंगे गैशियस एक्सचेंज के लिए, तो उससे क्या होगा कि गैस तो एक्सचेंज हो जाएगी बट उसके साथ
जो पानी है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है उसको C4 एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और होता कहाँ पे है ये, मीजोफिल सेल्स में। तो यही क्वेश्चन आया था। और जो नेक्स्ट बात है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स पाए जाते हैं। बंडल शीथ जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जब इन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा अपने स्टोमेटा को ओपन करके नहीं रख सकते हैं। अगर ये ओपन करके रखेंगे तो क्या होगा, इनका वाटर लॉस हो जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, C4 एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन होती है और उसमें CO2 बाहर निकल जाता है और इसी CO2 को प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, राइट। और जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्राइमरी साइट क्या है, साइटोसोल। और C4 पाथवे में प्राइमरी CO2 का एक्सेप्टर कौन है, जो कि है पेप। और पेप के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो वो बनाते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स में। ये देखिए यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, राइट। अब हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था क्रैब साइकिल के बारे में। अब जो क्रैब साइकिल है उसका दूसरा नाम है TCA साइकिल। TCA साइकिल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो आगे चल के एक प्रोडक्ट बना रहा है जो कि है सिट्रेट। अब जो सिट्रेट है उसमें कितने COOH ग्रुप है, मतलब कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और होता कहाँ पे है ये, जो हमारा क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ पे ATP या GTP बनता है। तो देखिए जब सक्सिनाइल को एंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे ATP या GTP की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हमसे बोला गया था कि 2 कार्बोक्सिलेशन होती है, देखिए ये भी ठीक है, राइट। तो ये जो है ये है क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, TCA साइकिल। इसको TCA साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना जो कि है सिट्रेट, वो क्या है 3 COOH ग्रुप उसमें पाए जाते हैं, राइट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है फर्मेंटेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि फर्मेंटेशन क्या प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है कि रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन 2 टाइप की हो जाती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है अनएरोबिक, राइट। तो एरोबिक में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्मेंटेशन जो है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है। तो एनारोबिक प्रोसेस जब हो रही है तो उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। अब देखिए लैक्टिक एसिड जो है वो ह्यूमन बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है। जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मसल्स में जो पेन होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HCl इज सिक्रेटेड बाय। अब हमें पता है कि हमारे स्टमक जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, बट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सिक्रीट किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्जेंटिक सेल्स। और ये पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स जो हैं वो एक ही सेल है, मतलब पेप्टिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है, जाइमोजन सेल्स। और एक है जाइमोजन। जाइमोजन का मतलब क्या होता है, जाइमोजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में है, कोई चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये एंजाइम भी हो सकती है, राइट। जैसे जो पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होती है। पेप्सिनोजन मतलब ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायाफ्राम
तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंस्पिरेशन में क्या होता है डायफ्राम को, तो वो फ्लैट हो जाता है, राइट। अगर वहीं बात की जाए एक्सपीरेशन की, तो जो हमारा डायफ्राम है वो डॉम शेप्ड हो जाता है और वो रिलैक्स भी कर जाता है। इससे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्यूचर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो आर्ट्रिया है उसकी जो डीपोलराइजेशन होती है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, तो वो रिप्रेजेंट की जाती है पी वेव से, राइट। अब ये बात किस चीज़ की हो रही है, तो ये बात हो रही है ईसीजी की। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। तो यहाँ पे ये हम डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम देखिए, ये है पी वेव, ये है क्यू वेव और ये है आर वेव, ये है एस और टी। मतलब इलेक्ट्रिकल जो कार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम है, उसमें पी क्यू आर एस टी वेव्स पाई जाती हैं मेजर वाली। तो हमसे यहाँ पे आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे है कि इन एन ईसीजी द पी वेव रिप्रेजेंट आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन जो शो करती है वो करती है पी वेव। अगर हम बाकी वेव्स की बात करें तो क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एडीएच जो है वो क्या कंट्रोल करता है वाटर की परमिएबिलिटी को, बट कहाँ पे कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, अगर हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं नेफ्रॉन की, राइट, तो ये बन गया हमारे पास वुमेन्स कैप्सूल, और यहाँ पे ये हमारा बन रहा है नेफ्रॉन, और ये जा रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, राइट। तो हमसे पूछा गया है कि एडीएच जो है वाटर की परमिएबिलिटी को कहाँ पे कंट्रोल करता है, तो इसका सही आंसर है डीसीटी। डीसीटी का क्या मतलब है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो प्रॉक्सिमल होता है वो यहाँ से जो पास वाला रीजन होगा ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल, और जो दूर वाला रीजन होता है वो होता है डिस्टल। तो एडीएच कहाँ पे काम करता है, डीसीटी में, राइट। अब एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन क्या करता है, ये वाटर की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन को करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन बॉडी विच वन इज एनाटॉमिकली करेक्ट। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग रिब्स। ये सही आंसर क्यों है, क्योंकि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो पाई जाती हैं 3 इन नंबर, जिनका नाम है एक पैरोटिड ग्लैंड्स, और दूसरी पाई जाती है सब मैंडिबुलर, और जो तीसरी पाई जाती है उसका नाम है सब लिंगुअल, राइट। और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो टोटल कितनी हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं टोटल 12 पेयर्स। और अगर रिब्स की बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं मैक्सिमम टाइम। जो रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स भी हो सकते हैं, वो फॉल्स रिब्स भी हो सकते हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स भी हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो 1 से 7 वाला पेयर है वो हो जाता है ट्रू रिब्स का, फॉल्स रिब्स में आ जाते हैं 8, 9, 10th पेयर, और जो फ्लोटिंग रिब्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 11th एंड 12th। तो जो ट्रू रिब्स होते हैं वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं वाया कॉस्टल कार्टिलेज, और जो फॉल्स रिब्स होते हैं वो कार्टिलेज से ही जुड़े होते हैं रिब के, रेदर देन टू स्टर्नम। और जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं वो अटैच नहीं करते हैं स्टर्नम से, वो सिर्फ पीछे वाली साइड में अटैच होते हैं। और जब हम बात करते हैं कि किसी ने वेस्ट को रिड्यूस करने की सर्जरी करवाई है, तो उस टाइम जो रिब्स को हम निकालते हैं तो वो ये फ्लोटिंग रिब्स ही होते हैं जिनको रिमूव किया जाता है बॉडी से। 75th क्वेश्चन है, मायोपिया इज करेक्टेड थ्रू यूज ऑफ
बाई कनकेव लेंस। अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्या मतलब कि यहाँ पे सिर्फ जो नियर वाली चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं, जो दूर वाली चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, तो इसीलिए बाइकनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। और जो बाइकन्वेक्स लेंस है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ये होता है फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं और पास वाली नहीं दिखाई देती क्लियरली, राइट। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है बाइकन्वेक्स लेंस। और एक और होता है जो होता है प्रेसबायोपिया। जो प्रेसबायोपिया है वो होता है जनरली ओल्ड एज में और डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा। जो 76th क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच वन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी। तो हमें पता है कि जो एस्ट्रोजन है वो क्या है? फीमेल हार्मोन है, राइट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टिमुलेट करता है, तो राइट आंसर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो पूछ रहा है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्यों नहीं होती है नेचुरल डेथ उनमें? इसका जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा ये? क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स इसमें दी हुई हैं जो कुछ हद तक सही हैं, बट ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, हमें पता है ये भी ठीक है। बाइंड्री फिशन भी होती है अमीबा में, ये भी ठीक है। बैक्टीरिया में कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिसमें वो अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो इसीलिए इसमें जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब हमें पता है कि विच वन इज ट्रिप्लॉइड, राइट। यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रिप्लॉइड कौन सा है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड मतलब 3N। और जो मेगास्पोर होता है माइक्रो जो स्पोर है, ये दोनों क्या है? ये मेल गैमीट है। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमीट है, मेगास्पोर जो है फीमेल गैमीट है। हमें पता है कि जो गैमीट्स होते हैं जनरली वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। और एम्ब्रियो कब बनता है? एम्ब्रियो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये 2N होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें ये दिखा रहा है चिलाजल एंड को, एंटीपोडल सेल को, और यहाँ पे पाए जा रहे हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, और इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस फिलीफॉर्म अपरेटस की साइड में कौन से सेल पाए जा रहे हैं? सिनर्जिड सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीडिंग सेल स्क्रीट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल में होता है, जो एस्ट्रोजन है वो भी फीमेल में होता है, और ये जो कॉर्टिकोस्टेरोन है ये क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है। और स्टेरॉइड हार्मोन ये कहाँ पे रिलीज हो रहा है? जो नॉन ह्यूमन मैमल्स हैं जैसे कि रॉडेंट्स हो गए, उनमें ये पाया जाता है कॉर्टिसोन, राइट। और ये रिलीज होता है एज ए स्ट्रेस हार्मोन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स क्लोज टू ओवरी इज। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, राइट, ये हैं फैलोपियन ट्यूब्स, तो इसके बहुत ही पास में कौन सा रीजन पाया जा रहा है? तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे क्लोज जो रीजन पाया जा रहा है वो है इनफंडिबुलम। और अगर बाकी इसकी बात करें, जो बाकी ऑप्शंस हैं, तो देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है सर्विक्स, ये है सर्विक्स, और एम्पुला यहाँ पे है, और इस्थमस यहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India? तो इंडिया में एज ए कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? तो वो है आईयूडीज। आईयूडीज मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sexually transmitted diseases that can affect both the male and the female genitals and may damage eyes of babies born of infected mother। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन बी। अब देखिए, ये जो हेपेटाइटिस और ये जो एड्स है, ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं वायरस की वजह से, और ये दोनों होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। जो गोनोरिया है उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, और जो हेपेटाइटिस है वो भी वायरस की वजह से होता है, क्योंकि पिछली बार जब दिसंबर 2024 का क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि हेपेटाइटिस कौन कॉज करता है। तो हेपेटाइटिस जो है वो वायरस की वजह से कॉज होता है, और हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। जो बी, सी, डी हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट हो सकते हैं, और जो ए और ई हैं ये ट्रांसमिट होते हैं जैसे कंटेमिनेटेड फूड है या वाटर है उसकी वजह से। तो जैसे बोलते हैं ना, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो हेपेटाइटिस का जो वायरस है, हो सकता है वो किसी के अंदर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और हो सकता है जब आपने उस इंसान का जूठा खाया तो आपके अंदर वो चला गया वायरस, और आपको हेपेटाइटिस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल वॉज। तो मेंडल क्या थे? एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। अगर मेंडल की बात की जाए तो मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और अगर बात की जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो वो है टी.एच. मॉर्गन। इनको फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, और उसी के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट निकाले थे, और ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी उन्होंने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप द ABO is used instead of ABC because O refers to। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप इस चार्ट को देखिए, जो यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप यानी उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है? उसमें IA भी प्रेजेंट हो सकता है, IA भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होगा ए। मतलब क्या है कि जो ब्लड ग्रुप जिस इंसान का होता है उसमें वही एंटीजन पाया जाता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? बी वाला एंटीजन पाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जब बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी क्या है? बी, और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है? ए के अगेंस्ट। और जब मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है? बी के अगेंस्ट, राइट। अब देखिए, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसमें एंटीजन कौन से पाए जाएंगे? दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोई भी नहीं होगी। मतलब जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पाई जाती है, पर यहाँ पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अगर बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो यहाँ पे जीनोटाइप है II, और यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी होती है बोथ ए एंड बी। तो आपने सुना होगा कि एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप और एक होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाता है? O नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो जाता है? AB, राइट। और जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, और वो एग्जाम्पल है मल्टीपल
एलिलिज्म का, राइट। क्योंकि यहाँ पे कितने एलील्स पाए जा रहे हैं? 3 एलील्स पाए जा रहे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है ओ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुराना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। अब जो हरगोविंद खुराना थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनको नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? उनको मिला था केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेगमेंट ऑफ डीएनए विच पार्टिसिपेट्स इन क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रेकॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ, किसका फंक्शनल सेगमेंट हो जाएगा? या तो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है या आरएनए का फंक्शनल सेगमेंट है। म्यूटॉन, म्यूटॉन जब म्यूटेशन की बात होती है तो उस टाइम हम म्यूटॉन की बात करते हैं। और ओप्रॉन, ओप्रॉन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं। जैसे आपने ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन के बारे में पढ़ा है, लैक्टोज ऑपरॉन के बारे में पढ़ा है, तो उसमें ऑपरॉन क्या है? ऑपरॉन है ग्रुप ऑफ जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप इज यूज्ड बाय। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो किसने यूज़ किया है? तो ये यूज़ किया है हाल्डेन ने। अब देखिए हमें पता है कि जो लाइफ है सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वाटर से स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था? कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। तो उसमें इन्होंने दिए थे केमिकल जो एवोल्यूशन है उसके लिए इन्होंने एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए थे। तो इन्होंने एक फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस फ्लास्क में कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व थी? CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन और H2O। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ क्यों नहीं हुआ, जबकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको ऑक्सीजन का जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का था वो था रिड्यूसिंग, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ किया गया था। और कौन सी गैस का यूज़ नहीं हुआ था? वो थी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन एंसेस्टर्स हु लेफ्ट केव पेंटिंग्स पर। अब हम देखते हैं कि जो हमारी वॉल्स होती हैं, केव्स होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाए जाते हैं पेंटिंग्स। तो वो किसने बनाई थी? कौन छोड़ के गया था? ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब नियंदरथल मैन की बात करें तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी। और जावा मैन को जावा मैन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक जावा जगह है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में, वहाँ पे इनके रिमेन्स मिले थे। और क्रो मैग्नॉन जो मैन है उन्होंने पेंटिंग्स लेफ्ट करी थी, राइट। और एक है पेकिंग मैन जो कि है सब स्पीशीज। किसकी सब स्पीशीज हैं? ये सब स्पीशीज हैं होमो इरेक्टिस की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट आंसर है अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्यों? क्योंकि जब ये गैलापागोस आइलैंड में गए थे डार्विन, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि एक ही स्पीशी थी जो बहुत ज़्यादा स्पीशीज सब स्पीशीज में क्या हो गई थी? डिवाइड हो गई थी। उन्होंने अपनी फूड हैबिट्स को चेंज किया था जिसकी वजह से उनकी जो बीक का साइज था वो भी क्या हो गया था? चेंज हो गया था। तो वो एग्जाम्पल किसका है? एडेप्टिव रेडिएशन का। और बात करें कनेक्टिंग लिंक की, तो जैसे आर्क्योप्टेरिक्स है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, राइट। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे थे कि जो रेप्टाइल से भी मैच कर रहे थे, एव से भी मैच कर रहे थे। अब ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है इकट्ठा होना। और जो एनालॉगस जो एवोल्यूशन है उसमें जैसे बात की जाए विंग्स की, किसके विंग्स की? बैट के विंग्स की बात कर ली, इंसेक्ट के विंग्स की बात कर ली, बर्ड्स के विंग्स की बात कर ली। तो इनका क्या है? इनका जो
ओरिजिन है एवोल्यूशनरी, जो इनका ओरिजिन है वो क्या है, अलग अलग है, बट ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन उड़ने का, राइट। तो मतलब कि डिफरेंट एवोल्यूशन था इनका, बट फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो गया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और रही बात इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की, तो ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, राइट। जैसे क्या हुआ था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पे 2 टाइप की मॉथ्स प्रेजेंट थी, एक थी डार्क कलर की और एक प्रेजेंट थी लाइट कलर की। अब क्या हुआ, जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो पेड़ पे क्या प्रेजेंट थे, लाइकन। अब लाइकन क्या होते हैं, लाइकन है एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई, और ये गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन के, मतलब जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होती है वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं। तो जब लाइट कलर की मॉथ लाइकन के पीछे क्या हो जाती थी, कैमोफ्लेज हो जाती थी, तो जो प्रेडेटर आते थे तो वो डार्क कलर की मॉथ को प्रेफर करते थे, राइट। बट क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो सूट सूट होता है काला धुआं, उसकी प्रोडक्शन हुई और लाइकन जो थे वो नहीं बचे, क्योंकि लाइकन पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लाइट कलर वाली मॉथ थी उनको कैमोफ्लेज नहीं मिला, और कैमोफ्लेज किसको मिल गया, डार्क कलर की मॉथ को। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, डार्क कलर वाली मॉथ को, राइट। तो ये एग्जाम्पल